हेलो स्टूडेंट। आज एक नए टॉपिक, एक नई चीज़ के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। आज हम देख रहे हैं कि परिपथ की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमने R1, R2, R3, R4, R5 और R6 ये प्रतिरोध हमने लिए हुए हैं। तो क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि व्हीटस्टोन सेतु का भी जैसा लग रहा है, तो उसको देखने से पहले हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि R1 बट्टे R2 का मान R3 बट्टे R4 के इक्वल है या नहीं। सपोज करें यदि इक्वल है तो ये व्हीटस्टोन सेतु का पालन करेगा, तो उस कंडीशन में R5 पर धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं आज, इससे थोड़ा हट के हम कह रहे हैं कि ये व्हीटस्टोन सेतु का पालन नहीं करता। तो उस कंडीशन पे इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही सरल विधि से मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। माना हमारे पास ये एक बैटरी है और इस बैटरी से माना कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा हमारी प्रवाहित हो रही है। अब ये धारा इस शाखा में जाएगी, फिर यहाँ और यहाँ तक हमारे पास ए बिंदु तक ये क्या रहेगी, आई रहेगी। तो हमको लास्ट में हमारे पास सी पे भी हमको कितनी मिलनी चाहिए, आई मिलनी चाहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सरल विधि है और एक ही जैसी विधि हर एक क्वेश्चन पे आपका अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए से दो दिशाओं में धारा का प्रवाह हो रहा है। तो हम सपोज करो हम इस आई को यहाँ पर बांट देते हैं। माना यहाँ को हमारे पास चली जाती है कितनी, I1। तो कितनी बची, हाँ I माइनस I1 बची, तो वो चलेगी इधर की ओर, R3 प्रतिरोध की ओर। अब देखिए I1 जो है वो B बिंदु तक क्या रहेगी, I1 ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर फिर दो दिशाओं में धारा का प्रवाह बढ़ जा रहा है। माना I1 से इधर की ओर चली जाती है हमारे पास कितनी, I2। तो कितनी बचेगी हमारे पास, I1 माइनस I2, जो बची वो दूसरी दिशा में चली जाएगी। ठीक है। अब देखिए B से लेकर इस D बिंदु तक जो हमारे पास धारा रहेगी वो कितनी रहेगी, I2। और इसी प्रकार से A बिंदु से D बिंदु तक की भी जो धारा रहेगी वो कितनी रहेगी, I माइनस I1। चूंकि धारा किरचॉफ का पहला नियम लग जाता है, तो धारा एक संधि पे मिलनी है, तो वहाँ पर वो दोनों जुड़ जाएंगी और जो D से C की ओर जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, I माइनस I1 यहाँ से आ गई और I2 हमारे पास B से D की ओर आ गई, तो कितनी हो जाएगी, धन प्लस जुड़ जाएंगे तो इतनी बन गई। और यही देखिए D से लेकर C तक I माइनस I1 प्लस I2 बची और B से C तक I1 माइनस I2 आई। तो ये एक संधि पर फिर मिल जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो धारा बनेगी इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने पर आप देखेंगे कि I1 कट जा रही है, I2 कट जा रही है, बची कितनी, I। तो ये एक सबसे अच्छी विधि इसलिए भी कही जाती है क्योंकि आपके पास जितनी आप धारा दे रहे हो परिपथ को, उतनी धारा आपको प्राप्त हो भी जा रही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि यार हमारा कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है। तो ये धारा डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, धारा डिस्ट्रीब्यूशन में करने पर हमारे पास तीन बंदपास बन जा रहे हैं। एक बंदपास बन जा रहा है A B D A, दूसरा बंदपास बन जा रहा है B D C B, यानी ये दूसरा बंदपास हो गया। और तीसरा बंदपास आप ले सकते हैं E A D C F E या E A B C F E। इसमें से कोई सा भी आप बंदपास ले सकते हैं। तो दोनों को कुछ भी सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आंसर सही आएगा।
तो इसी पर आधारित मैं एक, चलो यहाँ पर तो मैंने R1 R2 R3 लेके, तो मैं इसी क्वेश्चन में जो है इनकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। माना यहाँ पर मैं ले रहा 10 ओम, R2 लेता हूँ 5 ओम, ये ले लेता हूँ आपका 5 ओम, ये भी ले लेता हूँ 5 ओम, और इसको ले लेता हूँ 10 ओम, और एक बाहर पर R6 भी मैंने ले रखा है, इसको भी ले लेता हूँ 10 ओम, और जो बैटरी है इस पे ले लेते हैं 10 वोल्ट। तो हमारे पास ये बहुत ही सरल विधि और बहुत ही आसान, आप जो है इसको ट्राई करेंगे तो ईजिली आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले वही है कि R1 जो हमारे पास है वो है 10, R2 है 5, R3 है 5 और R4 है 10। तो यदि आप देखेंगे तो ये आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि व्हीटस्टोन सेतु के नियम का पालन नहीं करते। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, किरचॉफ के नियम से सॉल्व करेंगे। तो किरचॉफ के नियम को आप सॉल्व करेंगे देखेंगे तो आपके पास 3 इक्वेशन बनेंगी। सबसे पहले एक बंद लूप ए बी डी ए से, देखिए जब धारा की एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो वहाँ पर प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का गुणनफल आपस में जुड़ जाता है, और वह इक्वल टू किसके हो जाता है, कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर हो जाता है, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है। तो वहाँ पर यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो ये हो जाएगी 10I1 प्लस 5I2, देखिए 10I1 प्लस 5I2, और ये दूसरी दिशा में से आ रही है तो ये घट जाएगी, तो -5I-I1 और इक्वल टू कुल वैद्युत वाहक बल के होता है, लेकिन वो वहाँ पर जीरो है, कोई भी वैद्युत वाहक बल इसमें नहीं जुड़ा है तो जीरो। इसको आप सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरे बंद लूप को हम दे सकते हैं, और वो क्या है, बी डी सी बी से। इसमें आप देख सकते हैं ये धारा और ये धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या आ जाएगी 5I2 प्लस 10I-I1 प्लस I2, और ये दूसरी दिशा से आ रहा है, देखिए डायरेक्शन देख लीजिए बस, -5I1 माइनस I2 इक्वल टू, इसमें भी कोई वैद्युत वाहक बल नहीं है, बंद लूप 2 में जीरो। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब तीसरा बंद लूप हमारे पास जो आता है वो क्या है, देखिए बंद लूप, मैंने तीसरी की बात कर रहा हूँ, E A D C F E से। आप इसको देख लीजिए क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ये आ रही है तो इस ढंग से, तो क्या आएगा 10I, फिर यही धारा आई ऐसे गई, फिर इधर पे आ गई, तो कहीं पर बटा नहीं है अभी तक, क्योंकि हम बाकी को नहीं देखेंगे, इसी लूप की जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें हो जाएगा 5 प्लस 5I-I1 प्लस, क्योंकि धारा उसी देखो आगे जा रही है, तो क्या आ जाएगा 10I-I1 प्लस I2, और फिर वो यही, तो और इक्वल टू कितना बन जा रहा है वैद्युत वाहक बल 10। तो इस प्रकार से हमारी ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, और हम इस फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हल करके यहाँ से I-I1 वो I2 के मान ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रत्येक शाखा में आप जो है I1 I2 और I की वैल्यू जो है ज्ञात कर सकते हैं, और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। थैंक यू।